बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने 3 डिसऑर्डर को डिस्कस करना है, शाटिका, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। तो पहली हमारे पास है शाटिका। तो शाटिका एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें शाटिका जो नर्व है वो किसी वजह से प्रेस हो जाए या किसी वजह से वो इरिटेट कर जाए या किसी वजह से वो डैमेज हो जाए, तो शाटिका नर्व के प्रॉब्लम को हम शाटिका कहते हैं। अब शाटिका है क्या? जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है उससे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। जब स्पाइनल कॉर्ड हमारी लोअर बैक में आती है, यानी आप कह सकते हो पेट के पीछे वाले रीजन में आती है, तो ये फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और ये बाकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज निकली हैं ये फिर हमारी हिप्स से होते हुए टांगों और पाँव तक पहुँच जाती है। ठीक है, और ये हमारी हिप्स, टांगों और पाँव की नर्व सप्लाई है कि इसके ज़रिए से ब्रेन का जो मैसेज है वो हमारी टांगों को, पाँव को और हिप्स वाले रीजन को जा रहा है। तो पहली बात ये है कि ये शाटिका नर्व है क्या, स्टार्ट फ्रॉम लोअर बैक एंड गोज डाउन थ्रू हिप, बटक्स हिप्स को कहा इनटू द लेग्स एंड फीट। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से ये वाली जो शाटिका नर्व है ये डैमेज हो जाए, इरिटेट हो जाए, प्रेस हो जाए, तो फिर हमारे पास जो कंडीशन आती है उसको शाटिका कहा जाता है। अब ये प्रेस क्यों होती है या डैमेज क्यों होती है? सबसे मेन जो काज है वो हर्निएटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क होता है। अब हर्निएटेड डिस्क का वर्ड तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्टिब्री के दरमियान जो डिस्क होती है अगर उसकी आउटर कवरिंग किसी वजह से टूटना शुरू हो जाए और जो अंदर का लिक्विड है वो बाहर आना शुरू हो जाए और आके वो नर्व को प्रेस कर दे, तो वो नर्व शाटिका नर्व भी हो सकती है। लाजमी नहीं कि शाटिका नर्व होगी, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि शाटिका नर्व हो सकती है। अच्छा, जो बल्जिंग डिस्क होती है उसमें क्या होता है कि जब हमारी ये जो डिस्क है प्रेस होती है तो इसका कुछ पोर्शन बाहर की तरफ निकल के उस नर्व को प्रेस करना शुरू कर देते हैं। यानी डिस्क ऐसी थी, जब ये थोड़ी सी प्रेस हुई किसी वजह से तो इसका कुछ पोर्शन ऐसे बाहर की तरफ निकल आया, तो इसको हम कहते हैं ये जो बाहर की तरफ थोड़ा सा हिलना है, मूवमेंट होना है डिस्क का, तो ये बल्जिंग ऑफ डिस्क कहलाता है। इसमें जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर लेयर है जो कार्टिलेज की बनी होती है डिस्क की, तो वो डैमेज नहीं होती, ना फ्लूइड बाहर लीक आउट होता है। ठीक है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन बाहर की तरफ आउट ग्रो करता है। आउट ग्रो से मुराद के बाहर की तरफ वो पिचक के आ जाता है और ये वाला पोर्शन भी इन नर्व को प्रेस कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई चोट है जो इस नर्व को डैमेज कर सकती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बच्चों को इंजेक्शन बटक्स वाली, हिप्स वाली जगह पे लग रहे होते हैं। ठीक है, और उसी जगह से ये शाटिका नर्व गुजर रही होती है। अगर खुदा ना खास्ता इंजेक्शन लगते हुए ये शाटिका नर्व डैमेज हो जाए तो फिर जो टांगे हैं और पाँव है इवन ज़ाया भी हो सकते हैं बच्चे के। इवन अगर बड़ों में ये इस जगह इंजेक्शन लग रहे हैं तो कुछ इंजेक्शन इस जगह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बड़ों की टांगे और पाँव भी ज़ाया हो सकते हैं इंजेक्शन की वजह से। लेकिन अगर इंजेक्शन ना भी लगे, कोई चोट वगैरह लग जाए जिसकी वजह से ये नर्व डैमेज हो जाए, कोई इन्फेक्शन है जो इस नर्व को ख़राब कर दे, या कोई इन्फ्लेमेशन है जो इस नर्व को ख़राब कर रही है, या जैसे स्पॉन्डिलोसिस में भी हमने डिस्कस किया था जो नर्व के गुजरने का रास्ता है वो नैरो हो जाता है जिसकी वजह से नर्व प्रेस होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे वो काजिज़ हैं जो शाटिका नर्व को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, ख़राब का लेवल कुछ भी हो सकता है, जस्ट प्रेसिंग हो सकती है, डैमेज हो सकता है, इवन कट आउट भी हो सकता है कि पूरी जो नर्व है वो कट भी सकती है और यहाँ से भी कट सकती है जहाँ से ये दोनों ब्रांचेज निकल रही है। तो फिर हमारी जो टांगे हैं या हिप्स के जो रीजन है, फीट हैं या लोअर बैक का कुछ पोर्शन है, वो सारा का सारा उसमें डिस्फंक्शन आना शुरू हो जाते हैं, ख़राबी आना शुरू हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या? अगर पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, ख़ास तौर पे या बेचैनी वगैरह हो लोअर बैक में, बटक्स में, लेग्स में, फीट में, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि उसकी शाटिका नर्व में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया हुआ है। इवन जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ये डैमेज होती है तो डैमेज होने की वजह से उसकी जो लेग और फीट की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती हैं या मुश्किल हो जाते हैं लेग और फीट को मूव करवाना। इवन ये भी हो सकता है कि जो लेग और फीट है वो सुन होना शुरू हो जाए, टिंगलिंग, उनमें सुइयाँ चुभना शुरू हो जाए। ये सारी क्योंकि जब भी नर्व प्रेस होती है तो नमनेस और टिंगलिंग एक बहुत बड़े सिम्टम है जो नज़र आते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये कट जाए तो हमारी जो खुदा न खास्ता मैं बार बार खुदा न खास्ता का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हमें इन सारी बीमारियों से महफूज रखे। तो ये जो हमारी टांगे हैं, जो पाँव हैं, अगर ये कट जाती है तो ये ज़ाया भी हो सकते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि जब शाटिका नर्व मुकम्मल तौर पे डैमेज होती है ना तो इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगली जो बीमारी है
उसमें आर्थराइटिस, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन। आर्थर जॉइंट को कहा जाता है, आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो हर वो हमारे पास कंडीशन जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो तो वो आर्थराइटिस कहलाएगी। तो ये एक बीमारी में नहीं होता, बहुत सारी कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल है। तो इस वजह से इसकी जो डेफिनेशन लिखी है, इंक्लूड डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारी हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करती है, और इन्फ्लेमेशन किस में काज करती है, जॉइंट में, तो वो आर्थराइटिस एक यानी फिगर के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब ऐसी डिजीज़ हैं जिससे आर्थराइटिस होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है। आगे सिम्टम क्या, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन में उस जगह पेन हो रहा होता है, और चूँकि जॉइंट में ये काम हो रहा है तो जॉइंट स्टिफ होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही होती है, वो जगह रेड हो रही होती है, वो जगह थोड़ी सी गर्म रहती है बनिस्बत दूसरे के, वहाँ सूजन वगैरह होती है। इन सारी चीज़ों का मजमुआ जो है वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। क्लियर। उसके बाद आगे आर्थराइटिस मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। जैसे पहली टाइप है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, और ये सबसे कॉमन टाइप है, ये सबसे कॉमन टाइप है। इसका जो सबसे बड़ा काज ये है कि हमारी जो ख़ास तौर पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो बोन्स के एंड हैं, ख़ास तौर पे जो साइनोवियल जॉइंट में बोन्स के एंड है, उनकी सरफेस पे ये कार्टिलेज होती है। तो अगर व्हेन आर्टिकुलर कार्टिलेज जो मौजूद कहाँ होती है, एट द एंड्स ऑफ बोन, तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, और डिसइंटीग्रेट और टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आमतौर पे कोई भी डिजीज़ होती है, अब जब जोड़ों की बात होती है तो हमारी बॉडी में जहाँ भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो अटैक करती है हमारे जो घुटने का जॉइंट है, जो हिप जॉइंट है, ठीक है, और इस तरह जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है, जो आप कह सकते हैं वर्टिब्री के दरमियान जॉइंट है, उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहले आप लोगों ने इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझना कि इसका मतलब क्या है। देखो, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये हमारी बॉडी की वो फौज है जो दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़नी है। लेकिन अगर फौजी खुद गद्दार हो जाए, फौजी खुद गद्दार हो जाए, तो वो फिर दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने की बजाय अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क, अपने ही शहर के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देते हैं, अपने ही शहर के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं, बगावत कर देते हैं। ठीक है। तो सेम यहाँ है, अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ बाहर के दुश्मनों की बजाय, ठीक है, या इवन बाहर के दुश्मनों के साथ भी लड़ रहा है लेकिन अपने लोगों को भी ख़राब कर रहा है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बाहर के दुश्मनों के साथ साथ ही अपने ही पार्ट्स को ख़राब करना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये ख़राब क्यों करता है, इसके बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं। कोई जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बायस बनती है। इवन जो वायरस और बैक्टीरिया है, ये बाज़ दफ़ा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मिसगाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जब मिसगाइड होता है तो वो किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगा, उस ऑर्गन के लिहाज से डिजीज़ का नाम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा डायबिटीज़ की बहुत सारी टाइप्स ऐसी हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। तो टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे जो पैंक्रियाज जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है, उनके ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे रिस्ट और हैंड के जो जॉइंट्स हैं उनके खिलाफ एक्टिव हो जाता है, और इन जॉइंट में वो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन, पिछला जो टॉपिक हमारे पास जॉइंट्स वाला था, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसने साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करना है। और साइनोवियल फ्लूइड हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो ज़्यादातर मूवेबल जॉइंट्स हैं, जो मूवमेंट करते हैं, उनके अंदर ये फ्रिक्शन नहीं होने देता, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। अगर ये फ्लूइड ही कम प्रोड्यूस हो तो जिसकी वजह से जो जॉइंट की बोन्स है वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर। अच्छा, गाउट या आर्थराइटिस, ये इसको सिंपली गाउट भी कह देते हैं। बाद ऑफ क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द गाउट, तो इसका मतलब है आपने गाउट या आर्थराइटिस पर नोट लिखना है। जब भी आप किसी आर्थोपैडिक के पास जाए ना, आर्थोपैडिक वो डॉक्टर होता है जिसने हमारे जोड़ों को ठीक करना होता है, जोड़ों का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर उसको कहे ना कि मेरे घुटने में दर्द है और घुटने में दर्द रहता है, आम तौर पे जो पहला ब्लड टेस्ट वो रिकमेंड करता है ना, वो यूरिक एसिड का लेवल चेक करना होता है।
अब ये जो यूरिक एसिड ये हमारे ब्लड में आता कहाँ से है? बेसिकली जब हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, DNA, RNA, जब उनको बॉडी तोड़ती है तो ये उस मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए। लेकिन अगर इसके एक्सक्रीशन सही अंदाज में नहीं हो रही या प्रोडक्शन ज़्यादा, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो या एक्सक्रीशन सही अंदाज में ना हो, तो इन शॉर्ट इसका लेवल जब हमारे ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तब इसके छोटे छोटे क्रिस्टल हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और वो फिर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। ठीक है, तो गाउटी आर्थराइटिस उस कंडीशन को कहा जाता है बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड, जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, दैट फॉर्म क्रिस्टल इन जॉइंट्स, जो बाद में फिर जॉइंट में क्रिस्टल का बायस बनता है और फिर ये क्रिस्टल काज इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो हमारा पाँव का अंगूठा है, क्योंकि ये जो टो का वर्ड है, टो कहते हैं पाँव की उंगलियों को, जो सबसे बड़ी पाँव की उंगली वो ज़ाहिर बात है अंगूठा ही है। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो सकता है इस बीमारी का वो पाँव के अंगूठे पे। अगेन मैंने बताया ना, बाज़ बीमारी मखसूस एरिया पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस या इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे जो घुटनों के जॉइंट हैं, रिस्ट के जॉइंट है, फिंगर के जॉइंट्स हैं, ये भी इफेक्ट हो सकते हैं। और आखिरी जो हमारे पास आज की डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, ये 3 वर्ड का मजमूआ है। ऑस्टियो हड्डी को कहा जाता है, पोरवस, ओसिस डीजनरेशन को कहा जाता है। तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा कि अगर हड्डी डीजनरेट होके पोरवस होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ओसिस आमतौर पे उस डिजीज़ के एंड पे इस्तेमाल होता है, जैसे हमने स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी डिस्कस की थी, जिसमें चीज़ें क्या कर रही हूँ, डीजनरेट हो रही हूँ। क्या हो रही हूँ, डीजनरेट हो रही है, टूट फूट का शिकार हो रही है। तो ज़ाहिर बात है जब हड्डी पोरवस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, पहचान है, बाई वीकेंड बोन की हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और जब हड्डी कमज़ोर होती है, मोर प्रोन, ज़्यादा चांस है टू फ्रैक्चर के, वो फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। फ्रैक्चर और ब्रेक में फ़र्क ये है कि फ्रैक्चर में जो हड्डी में हल्के से दरार आती है, ठीक है, लेकिन ब्रेक में हड्डी मुकम्मल टूट जाती है। और ये आमतौर पे उस वक्त होता है जब हमारी बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है। बोन डेंसिटी का ताल्लुक मिनरल के डिपोजिशन से, मटेरियल के डिपोजिशन से। बोन में जितने मिनरल डिपॉजिट होंगे, जितना मटेरियल डिपॉजिट होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा हो। इसको बोन मैस भी कहा जाता है। और जितना बोन से मटेरियल निकल के बाहर आएगा, ब्लड में आएगा, उतना ही हड्डी का बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो बाज़ दफ़ा किसी वजह से, वजूहात हम आगे डिस्कस करेंगे, जो बोन्स की डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो फ्रेजाइल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और पोरस हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम नज़र भी आ रही होगी। तो इसमें एक नॉर्मल बोन की डायग्राम दी गई है और एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन की डायग्राम दी गई है। तो जो ऑस्टियोपोरोटिक वाली बोन है वो कमज़ोर भी है, उसके बाद पोरस भी है और उसके टूटने के चांस भी ज़्यादा है। अच्छा, सबसे पहला जो काज है वो तो बुढ़ापा है, कि जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है तो उस वक्त फिर बोन की जो मैस है वो नेचुरली कम होना शुरू हो, यानी हमारी बॉडी का तो हर फंक्शन ही बुढ़ापे के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो बोन के मैस का कम होना है, ये कुछ इंडिविजुअल में ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। ये डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। ठीक है, अगर डाइट अच्छी हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, तो इंसान का 80-90 साल की उम्र में भी ये जो बोन्स है मजबूत रहती हैं। अगर हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट अच्छी ना हो तो हो सकता है 40 साल की उम्र में ये हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी वजह ख़ास तौर पे ये वुमेंस में, फीमेल में नज़र आती है, एस्ट्रोजन की कमी। और ये आमतौर पे उस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है जब मेनोपॉज होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन पहले जहन में रखेंगे, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहलाता है। ठीक है, और मेनोपॉज क्या है, जितनी भी फीमेल होती हैं जब आफ्टर पुबर्टी, बालिग होने के बाद, उनकी बॉडी में एक साइकिल स्टार्ट होते हैं जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसकी वजह से हर महीने मेंसेस आते हैं। बेसिकली वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसने एग को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो हर महीने ये साइकिल एक अपना राउंड कंप्लीट करता है और बाद में फिर जो बॉडी में स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो महीने के एंड पे उस स्ट्रक्चर को ज़ाया कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब 40-45 साल की उम्र में कोई भी खातून पहुंचती है तो आमतौर पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये रुक जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना ये मेनोपॉज कहलाता है। अच्छा, इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन
इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ग्लैंड होते हैं जो इस एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है तो फिर एस्ट्रोजन का लेवल ऑटोमेटिक, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होते हैं जो इस एस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाते हैं। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुक गया, मेनोपॉज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहा जाता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये हड्डी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जब एस्ट्रोजन की एक अमाउंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो हड्डियों के अंदर मेंटेनेंस वाली एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और हड्डियों कमज़ोर होना और टूट फूट का शिकार होना शुरू हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ औरतों के साथ ही क्यों लिंक है। उसकी वजह ये है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सिर्फ फीमेल का हार्मोन है। मेल के अंदर इसके अपोजिट हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल के अंदर कोई ऐसा साइकिल नहीं है जो एक ख़ास एज के बाद रुक जाए। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल की प्रोडक्शन है, स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो थ्रू आउट द लाइफ जारी रहती है। इस वजह से टेस्टोस्टेरोन भी थ्रू आउट द लाइफ रिलीज होता रहता है। तो मेल के अंदर इस हार्मोन्स की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की वजह से कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर टेस्टोस्टेरोन किसी और वजह से अगर कम होना शुरू हो जाए वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, उसके बाद डाइट में अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाए तब भी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं कहता हूँ कि डाइट में कैल्शियम जब आता है तो ये डायरेक्टली हड्डी में नहीं जाता है, बल्कि पहले इंटेस्टाइन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैल्शियम आएगा, क्योंकि खाना हमने खाया पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। इंटेस्टाइन से वो जाएगा ब्लड में और ब्लड से जाएगा वो बोन में, और बोन को वो करेगा मजबूत। ठीक है, अगर डाइट में कैल्शियम ना हो तो ना वो इंटेस्टाइन में जाएगा, ना वो ब्लड में जाएगा, ना वो बोन में। इवन ब्लड के अंदर जब कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है तो बोन से ब्लड में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन करना बोन के स्ट्रांग होने से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खुदा न खास्ता ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाए और काफ़ी अर्से तक कम रहे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये पहले ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो में बात बताई भी हुई है। क्लियर? तो डाइट में कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, बाज़ दफ़े ये भी हो सकता है कि डाइट में कैल्शियम ठीक है, वो इंटेस्टाइन में ब्लड में जाने के बजाय वो फीसेस के साथ बाहर चला जाए, तब भी प्रॉब्लम आएगी। वजह क्या है? क्योंकि इंटेस्टाइन से ब्लड में कैल्शियम उस वक्त सही तरह जाएगा जब विटामिन डी होता है। विटामिन डी इंटेस्टाइन से ब्लड को, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ब्लड में भेजते हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर कैल्शियम हमारी डाइट में ठीक भी हो लेकिन विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो, तब भी हमारा जो कैल्शियम है वो ब्लड में नहीं जाएगा और बोन में नहीं जाएगा। इस वजह से जब भी हम डाइट इस्तेमाल करें तो उसमें कैल्शियम होना चाहिए जिसने बोन को मजबूत करना है, और विटामिन डी होना चाहिए जो इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अच्छा, इनएक्टिविटी, अगर एक्सरसाइज की कमी हो तब भी हड्डी कमज़ोर होती है। हमारी बॉडी का ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो ऑर्गन जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए। देखो, हमारे मसल्स जितने इस्तेमाल होंगे वो उतना स्ट्रांग होंगे। हमारा माइंड, हम जितना ज़्यादा उसको जिस काम में भी इस्तेमाल करेंगे हमारे माइंड में वो सलाहियत उतनी ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। आपने देखो, ये जो हुफ़ाज़ हजरात होते हैं वो कुरान का हिफ़्ज़ जब करते हैं तो उनका रट्टा मजबूत हो जाता है, बनिस्बत दूसरों के उनका रट्टा क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनिंग करने में, जैसे ये जितने भी एंकर वगैरह होते हैं तो उनके अंदर वो एबिलिटी उसके लिहाज से डेवलप हो रही होती है। तो हमारी बॉडी का एक रूल है कि जो पार्ट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो इसी तरह जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो हमारी बॉडी फिर हड्डियों को ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर बंदा कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो बॉडी समझती है कि इसकी हड्डियों को तो मजबूत करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मजबूत उस वक्त करेगी जब उन हड्डियों का इस्तेमाल होगा, उन हड्डियों के ऊपर प्रेशर आएगा, उन हड्डियों के टूटने का जब चांस बनता है, बॉडी को लगता है कि उसकी हड्डी टूट सकती है, तो वो उस हड्डी को मजबूत करेगी। टूटती कब है या टूटने के चांस कब बढ़ते हैं? जब बंदा खेलता है, कूदता है, एक्सरसाइज करता है, वेट लिफ्टिंग करता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हड्डियों को तोड़ने की सलाहियत रखती है। इस वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड में उन हड्डियों को मजबूत करती है। लेकिन एक बंदा कोई आराम से सारा दिन चारपाई पे लेटा रहता है, बॉडी फिर उसकी हड्डियों की फ़िक्र ही नहीं करती। तो ये बात लिखी गई है कि जब इंसान वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू। अच्छा, बाद मेडिसिन ऐसी हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे बाद दफ़ा हमारी बॉडी में ना
किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये 3-4 काम करते हैं। पहला काम, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। कैल्शियम की जब एब्जॉर्प्शन कम होगी, या फिर दूसरा हार्मोन्स एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनके लेवल को क्या कर देते, कम कर देते। और ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास हड्डी कमज़ोर, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ठीक ना हो तब भी हड्डी कमज़ोर होगी। टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तब भी हड्डी कमज़ोर होगी। और अगर ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाए, ऑस्टियोसाइट की एक्टिविटी कम होगी, तब भी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरह सेम चीज़ स्मोकिंग और अल्कोहलिक कंजप्शन के साथ ये मेल एडॉप्टेशन है, ये जो बुरी आदतें हैं, तो ये भी सेम काम करती है। ये विटामिन डी के लेवल को कम करती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम करती है। इसी तरह हार्मोन्स जो हड्डियों की मजबूती के लिए रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल हड्डी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 हमने डिस्कस किए हैं मस्कुलर डिसऑर्डर। पहले डिस्क स्लिप, फिर स्पॉन्डिलोसिस, शार्टिका, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये आर्टिकल हमारा फिनिश हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक नया आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।